नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। दोस्तों, बहुत सारे पेरेंट्स पूछ रहे थे क्लास 1 से 12 तक के लिए कुछ ज़रूरी बातें बताइए जो कि सभी पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। तो कुछ ऐसी आज खास बातें बताने वाला हूँ जो कि क्लास 1 से लेकर के 12 तक के एडमिशन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम क्लास 1 में एडमिशन के लिए। तो देखिए, आप अगर क्लास 1 में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपके पास जिस कोटा जिस कैटेगरी के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, आप उसी कोटा और उसी कैटेगरी से एडमिशन के लिए अप्लाई करें। जिस कोटा और कैटेगरी के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, उसको आप सेलेक्ट ना करें। आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि आपने अगर गलत कोटा और गलत कैटेगरी सेलेक्ट कर दिया और अब बाद में आप स्कूल में जा करके वहाँ पर एक्सक्यूजेस देंगे तो स्कूल एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी आपके बच्चे के एडमिशन में थोड़े बहुत चांसेस होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। दूसरा, एड्रेस प्रूफ को लेकर के सभी पेरेंट्स पूछ रहे थे। क्लास 1 के एडमिशन की बात करें, क्लास 9 तक के एडमिशन की बात करें, तो सभी पेरेंट्स जो है एड्रेस प्रूफ को लेकर भी थोड़े डाउट पे हैं। एग्जाम्पल के लिए, कोई पेरेंट्स जो है बिहार के रहने वाले हैं, वो क्या है कि अभी फ़िलहाल में नौकरी के पर्पज़ से या काम से, बिजनेस से, किसी पर्पज़ से बोल दीजिए, वो दिल्ली में रहते हैं। तो वो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि उनका जो आधार कार्ड है उसका एड्रेस वो मेंशन कर दे रहे हैं, और आधार कार्ड में एड्रेस कहाँ का है? बिहार का है। दिल्ली में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और बिहार का आधार कार्ड का एड्रेस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भर रहे हैं। और ऑफलाइन मोड में जो एडमिशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं ना, क्लास 2 to 9 के लिए, सेम गलती यही पेरेंट्स भी कर रहे हैं। तो आपके लिए सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप दिल्ली में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, आप बिहार के रहने वाले हैं, तो इस कंडीशन में आपने दिल्ली का एड्रेस आपने भरना है किस में? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। और ध्यान रहे कि वो आपके पास एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के तौर पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आप रहते हैं और आपने भर दिया, ऐसा नहीं है। जब आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाएगा तब आपको वो प्रूफ जो है स्कूल के सामने प्रस्तुत करना होगा कि ये एड्रेस प्रूफ है मेरे पास डॉक्यूमेंट्री में, ठीक है, मतलब कागजी प्रूफ है मेरे पास। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लीज़ ऐसी गलती ना करें कि आप बिहार के रहने वाले और दिल्ली से एडमिशन के लिए अप्लाई करें और बिहार का एड्रेस भर रहे हैं, तो आपका फॉर्म जो है हाथों हाथ ही निरस्त हो जाएगा, एक तरह से आप ये मान के चलिए। तो ये आपने गलती नहीं करनी है। तीसरी बात, जो पेरेंट्स कास्ट कोटे से अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो मदर का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। यहाँ पे ये क्लियर हो गया। दूसरी बात, बच्चे का ही कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो इस कंडीशन में आप फादर के कास्ट सर्टिफिकेट के बेस पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको स्कूल के द्वारा मैक्सिमम 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। अगर कास्ट कोटे से एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाता है तो उस 3 महीने के अंदर ही आपको बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट स्कूल में प्रोवाइड कराना पड़ेगा कि ये मेरे बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट है और मेरे बच्चे कास्ट कोटे से एडमिशन लिस्ट में नाम आया था। अगर आप नहीं देते हैं तो इस कंडीशन में आपके बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो सकता है। इवन मतलब कैंसिल ही हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कास्ट कोटे के थ्रू वेटिंग लिस्ट में होते हैं, जो कि वेटिंग में होते हैं कि अगर किसी बच्चे का एडमिशन कैंसिल होता है या कोई चला जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इस कंडीशन में वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों के भी नाम आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तभी आपने उसको यूज़ करना है। तीसरा, OBC NCL वाले पेरेंट्स जो है बहुत सारे डाउट्स में हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि OBC NCL और OBC क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट उसका बनता है जो OBC कास्ट से और उसकी 8 लाख से ज़्यादा इनकम होती है, ठीक है। तो वो उनका क्या बनता है? OBC क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनता है। OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट उनका बनता है जो OBC कास्ट से हैं और 8 लाख से कम उनकी एनुअल इनकम है, तो OBC क्रीमी लेयर का उनका सर्टिफिकेट बनता है। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे बोले थे कि सर क्या हम RT कोटे में कंसीडर किए जाएंगे? तो देखिए, आप कंसीडर किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एनुअल इनकम बहुत ही ज़्यादा कम होती है, लाइक 50,000, 1 लाख इस टाइप से होती है ना, तब आपको RT कोटे में कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन RT कोटे में अगर वैकेंसी खाली होगी तो, अदरवाइज़ आपको OBC NCL कोटे में ही काउंट किया जाएगा। समझ रहे आप? किसी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में आपने OBC NCL कोटे से एडमिशन के लिए अप्लाई किया और वहाँ पर RT कोटे में अगर वैकेंसी बच जाती हैं तो वहाँ पर OBC NCL कोटा वाले बच्चों को भी RT में सीटें मिलती है, लेकिन इनकम उसमें कम होनी चाहिए। और ये जो है बच्चे का ही OBC NCL सर्टिफिकेट भी चाहिए। ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए थे, उसमें फॉर्मेट भी दिखाया था मैंने कि कैसा होता है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। इतना आपको पता चल गया कि RT कोटे में कौन कंसीडर किए जाते हैं। अगर वैकेंसी खाली होगी तो आपको RT कोटे मिलेंगे, अदरवाइज़ OBC NCL में भी अच्छे खासे सीटें रिजर्व होती हैं, 27%। केंद्रीय विद्यालय स्कूल में जितने भी कोटा है ना,
उनमें सबसे ज़्यादा जो है ओबीसी एनसीएल कोटा वालों के लिए सीट रिजर्व है 27%, यानी 40 में से 11 बच्चे सिर्फ ओबीसी एनसीएल कोटा वाले होते हैं। ठीक है, बाकी जो एससी एसटी ओबीसी वाले हैं सभी के लिए जो है आपको बता रहा हूँ कि बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, एक्सेप्ट जनरल कैटेगरी वाला, मतलब जनरल कास्ट वाला। अगर कोई पेरेंट्स जनरल कास्ट से हैं तो उनको बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट स्कूल में नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कम आय वर्ग। ये सभी के लिए बता रहा हूँ आपको, चाहे क्लास 1 की बात करें क्लास 9 तक, सभी के लिए सेम है, एज इट इज़। देखिए, जो आय वर्ग वाली बात है ना, तो पहला ऑप्शन आता है कि क्या आप कम आय वर्ग से बिलोंग नहीं करते हैं। तो अगर आप नहीं करते हैं तो आपने पहले वाले पे टिक कर देना है, सिंपल सा, वहाँ पे फंडा ही खत्म हो गया। दूसरा आता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, यानी कि आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं और आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की डिटेल्स वहाँ पर भरेंगे। ठीक है, एक पेरेंट ने मुझे कमेंट किया था और उन्होंने बोला था कि सर स्कूल के द्वारा बोला गया है कि सर इनकम सर्टिफिकेट भी चल जाएगा ईडब्ल्यूएस की जगह पे। तो देखिए, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में जाकर के इस बात का क्लियर करें। बिकॉज आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा तो वहाँ पर देखा होगा 2 ही ऑप्शन आते हैं, एक ईडब्ल्यूएस के डिटेल्स भरने का, दूसरा बीपीएल का। इनकम सर्टिफिकेट के डिटेल्स भरने का कहीं भी ऑप्शन नहीं आता है। अगर मैं अपने चैनल के माध्यम से बोल दूं, अगर मान लीजिए आपने डिटेल्स भर दिए और बाद में आपको स्कूल के द्वारा नहीं लिया गया, तो इस कंडीशन में आप मुझे ब्लेम करेंगे, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसा नहीं बोल सकता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने नज़दीकी केवी से जाके कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि आपके केवी वाले ही जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। अगर आपको बोलते हैं कि आपका इनकम सर्टिफिकेट चल जाएगा ईडब्ल्यूएस की जगह पे, तो आप भर दीजिएगा, अदरवाइज़ जैसा आपको अच्छा लगे वो कीजिए। तीसरा आता है बीपीएल वाला। जो भी पेरेंट्स बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, अगर उनके पास बीपीएल कार्ड है, पीएचएच राशन कार्ड है, अंत्योदय अन्न योजना कार्ड करके आते हैं, या और कोई ऐसा सर्टिफिकेट या कार्ड जो बीपीएल से रिलेटेड हो और किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बना हुआ हो, अगर आपके पास होगा तो आप उसकी डिटेल्स बीपीएल वाले ऑप्शन में भर करके आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आरटी कोटे से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है लेकिन समझाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है उनको भी पता चल जाए, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको भी पता हो कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ पेरेंट्स बोल रहे थे सर कि हमें ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा कैसे मिलेगा, क्या हमें आरटी में कंसीडर किया जाएगा। तो देखिए, एक चीज़ और मैं बता दूं कि ईडब्ल्यूएस का आपको फ़ायदा ये है कि मान लीजिए कि बहुत सारे पेरेंट्स ने अप्लाई किया सिर्फ जनरल कैटेगरी से कर रखा है, लेकिन आपने साथ साथ ईडब्ल्यूएस भी लगा दिया, आपका ईडब्ल्यूएस कार्ड बना था, आपने लगा दिया, तो जनरल कैटेगरी वाले से आप आगे आ गए, ये फ़ायदा हो गया। अब आरटी में कंसीडर करने वाली बात आती है, तो अगर आपकी एनुअल इनकम, फैमिली एनुअल इनकम 1 लाख 1.5 लाख के बीच में आती है ना, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर वाली आती है ना, बहुत बिल्कुल मिनिमम में आती है, तब आपको आरटी में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, समझिए। अदरवाइज आपको बस ये एडवांटेज मिलेगा कि किसी पेरेंट्स ने सिर्फ जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया और साथ साथ आपने जो किया जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस दोनों से अप्लाई कर दिया, तो आप उसके ऊपर आ गए प्रायोरिटी में, ये है फ़ायदा। ठीक है, उसके बाद बाकी आपको आगे ऑप्शन मिल जाते हैं स्कूल सेलेक्ट करने के लिए। तो जैसे ही आप इनकम वाला कुछ भी आप फिल करते हैं ना, लाइक ओबीसी एनसीएल वाला कर देते हैं या बीपीएल ईडब्ल्यूएस करते हैं, तो वहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है कि क्या आपका घर स्कूल से 5 किलोमीटर दूरी की पे है या उससे कम में है। तो अगर है तो आपने येस करना है, नहीं है तो आपने नो करना है। कम होगा तो आप आरटी कोटे में कंसीडर किए जाएंगे, ज़्यादा होगा तो आप आरटी कोटे में कंसीडर नहीं किया जाएंगे। एक और बात, जिन पेरेंट्स ने कोई बीपीएल का ईडब्ल्यूएस का डिटेल्स नहीं भरा है और उनका अगर डिस्टेंस वहाँ पे आया कि 5 किलोमीटर कम में है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप आरटी के लिए एलिजिबल हो गए। बस ये है कि आरटी के लिए 2 प्रोसेस होता है, एक डॉक्यूमेंट्री वाला जो मैंने बताया बीपीएल ईडब्ल्यूएस वगैरह, और दूसरा डिस्टेंस। तो उसमें से बस एक क्राइटेरिया आपका जो है डिस्टेंस वाला फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तब आप आरटी कोटे के लिए एलिजिबल हो जाएंगे कुल मिला के। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चे की फ़ोटो आपने जेपीजी में कन्वर्ट करके 256 केबी से नीचे का अपलोड करना है। ठीक है, और बर्थ सर्टिफिकेट भी एज इट इज़ 256 से नीचे का पीडीएफ में या जेपीजी में कन्वर्ट करके अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे पेरेंट्स ने अल्टरनेट भी अपलोड कर रखे हैं, फ़ोटो की जगह पे बर्थ सर्टिफिकेट कर दिया, बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पे फ़ोटो भी कर रखा है। मैंने खुद फॉर्म चेक किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये ग्राउंड में मैंने खुद चेक किया, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एज इट इज़ जो पेरेंट्स क्लास 2 to 9 में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन से कोटा और कौन से कैटेगरी से अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने वो टिक करना है। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो भी कोटा और कैटेगरी से आप यूज़ कर रहे हैं ना एडमिशन के लिए, 2 to 9 के लिए अभी बता रहा हूँ, उन सब के आपने सभी डॉक्यूमेंट्स के जिरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करके
एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ स्टेपल करके आपने स्कूल में देना है। साथ साथ बच्चे की फ़ोटो आप जरूर चिपका दीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी। उसके बाद स्कूल सेलेक्ट कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से, आपकी जो भी कैटेगरी बनती है। सिविल और डिफेंस वाले केवी में जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, मतलब प्राइवेट जॉब वाले, बिजनेसमैन वाले, वो कैटेगरी 5 में आते हैं। IHL और प्रोजेक्ट में वो कैटेगरी 6 हो जाती है उनकी, ठीक है। और इसी तरह से कैटेगरी 1 to 5 है और 1 to 6 है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। अगर फिर भी कोई डाउट आता है आपको तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट तो करते ही हैं आप। तो कोशिश करूँगा कि जहाँ जहाँ हो सके आप सबकी हेल्प करने की कोशिश करूँ। और जिसको भी रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही हो क्लास 1 के लिए स्पेशली, तो मैंने एक नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप के थ्रू, ठीक है। आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। अच्छा खासा उनको एक्सपीरियंस है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। मैं अपने फ़ायदे के लिए आपको नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बस आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने फॉर्म ही सही नहीं भरा होगा तो आगे का प्रोसेस का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले प्रायोरिटी ये आती है कि आपने अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सही कोटा, सही कैटेगरी, सही डिटेल्स के साथ भरना है, ठीक है। तो आजकल बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं उन सबको ये सारी जानकारियाँ मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। तब तक थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।